हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो गए और आपकी एमपी सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स की इस लाइव क्लास में, जिसमें बेटा आज अपन विद्युत धारा को बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की इस लाइव क्लास के दौरान अपन पूरा विद्युत धारा जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। उसके काफी सारे एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस एक क्लास के अंदर आपका फिजिक्स का जो विद्युत धारा है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है। विद्युत धारा से सुपर 100 एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल पेपर में देखने को मिलते हैं। तो पूरा विद्युत धारा को आज फिनिश इस क्लास में करने वाले हैं। जल्दी से एक बार सभी बच्चे इस क्लास के अंदर जुड़ जाइए और आज के इस चैप्टर विद्युत धारा को बढ़िया मस्ती से पढ़िए। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे लाइव में हमें इस समय देख रहे हैं। ठीक है, उन सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बेटा, आज अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा में। सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो विद्युत आवेश आता है। विद्युत आवेश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जस्ट अ मिनट बेटा, 1 मिनट का। एक मिनट का दोस्तों थोड़ा सा समय लग रहा है। 1 मिनट के बाद जस्ट हम अपनी क्लास है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, तो विद्युत धारा पढ़ने वाले हैं। चलिए, और आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो बेटा, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, विद्युत धारा। और बच्चे बोल रहे सोचते हो रहे होंगे कि सर पीपीटी से पढ़ा दीजिए। देखो, पीपीटी से पढ़ाने में ना मजा नहीं आता है। जब चीजों को मैं खुद अपने हाथ से लिखता हूं तो मुझे लगता है कि बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, एज कंपेयर टू अगर हम यहाँ पे पीपीटी ओपन करेंगे और उसमें से सिर्फ चीजों को आपको समझाएंगे तो उसमें उतना ज्यादा बच्चों को मजा है वो नहीं आता है। तो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले बेटा इसमें पढ़ लेते हैं अपन आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? आवेश, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है चार्ज। ठीक है, तो आवेश का बेटा सीधा सीधा मतलब होता है जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी हो जाती है या फिर वृद्धि हो जाती है ना। इलेक्ट्रॉन या तो कम हो गए या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इसको बोलते हैं बेटा वो वस्तु क्या हो गई? आवेशित हो गई, मतलब कि उसमें चार्ज आ गया। तो आवेश होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की कमी अथवा वृद्धि। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की कमी अथवा वृद्धि को क्या कहते हैं बेटा? आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश के अगर हम एसआई मात्रक की बात करें, मात्रक आवेश का बेटा जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल मतलब कि इसका चिन्ह, वो होता है बेटा क्यू। क्या होता है इसका? क्यू। क्यू फॉर आवेश। ठीक है, तो इसका सिंबल होता है वो क्यू होता है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है बेटा कूलाम। और आवेश होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की कमी अथवा वृद्धि को, यानी कि किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कम हो गए, इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलते हैं अपन आवेश। ठीक है, अब आवेश का बेटा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आवेश का बेटा एक फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर होता है एन ई। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई होता है। जहां पे क्यू तो होता है अपना आवेश, एन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, Q बराबर चार्ज, N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक छोटा सा फॉर्मूला है Q बराबर N, इसको याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते बेटा, क्विक। अब अपन पढ़ लेते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। बेटा आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका धनात्मक। ठीक है, पहला होता है आपका धनात्मक और सेकंड होता है आपका ऋणात्मक। दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक को बोलते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
धनात्मक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो उसमें धनावेश आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है बेटा, धनावेश आ जाता है। ठीक है, ओके। और इसमें जो आवेश होता है, आवेश कितना होता है बेटा, तो धनात्मक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है। किस पे आवेश, प्रोटॉन पर। ठीक है, प्रोटॉन आपको पता होगा बेटा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। धनात्मक आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो वो धन आवेशित हो जाती है। उसी तरीके से ऋण आवेश की बात करें तो इसका इसका सिंपल सी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की क्या बेटा, अधिकता। जब किसी वस्तु पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं वह वस्तु क्या हो गई, ऋण आवेशित हो गई। इस पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बेटा वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो भी 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे बेटा समान चार्ज होता है, लेकिन ए माइनस का होता है और ए किसका होता है, प्लस का। प्रोटॉन पर चार्ज होता है बेटा प्लस का 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, है ना। इस तरीके से इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि अगर कोई वस्तु आवेशित नहीं है तो उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। क्यू का मान है वो जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का प्लस का दोनों को जोड़ देंगे तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब कि अगर कोई वस्तु आवेशित नहीं है तो उस पर कुल चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो बेटा एक बार फटाफट से जल्दी से थम्स अप सेंड कर दो। जल्दी से बेटा इसमें एक बार जल्दी से एक बार थम्स अप सेंड कर दो अगर यहां तक क्लियर हो गया हो। ओके बेटा, बच्चों ने थम्स अप भेज दिया है। अब अपन पढ़ने वाले हैं अपना मेन टॉपिक जो कि विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले विद्युत धारा की बाद में बात करें तो देखो विद्युत धारा की सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, विद्युत धारा। देखो दर का मतलब होता है प्रति सेकंड जितना आवेश प्रवाह हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो विद्युत धारा कहलाएगी। प्रवाह का मतलब या दर का मतलब होता है एक सेकंड में। ठीक है, तो चेंजिंग प्रवाह को क्या बोलेंगे, फ्लोइंग करंट इन अ 1 सेकंड, फ्लोइंग करंट इन अ 1 सेकंड इज कॉल्ड विद्युत धारा। ठीक है, इसका बेटा जो सिंबल होता है, सिंबल का मतलब इसका चिन्ह, इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसका सिंबल होता है बेटा वो आई होता है, आई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका आई होता है, विद्युत धारा को आई लिखा जाता है। इसका अगर एसआई मात्रक की बात करें, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, एसआई मात्रक, तो बेटा इसका जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और बेटा इसका अपन डेफिनेशन से अगर इसका फॉर्मूला लिखें तो आई बराबर होता है बेटा क्यू अपॉन में टी, जहां पे क्यू होता है अपना आवेश, क्यू क्या होता है, आवेश होता है, और टी होता है अपना समय, टी क्या होता है, समय होता है। ठीक है, आई बराबर क्या होता है बेटा, क्यू अपॉन में टी होता है, जहां पे क्यू अपना आवेश होता है और टी अपना समय होता है। यानी कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक सेकंड में जितना करंट फ्लो होता है किसी तार से या किसी भी चीज से, वो क्या कहलाता है, वो विद्युत धारा के बराबर होता है। कितने सेकंड में बेटा, एक सेकंड में। ठीक है, समय का ऐसा मात्रक क्या है, सेकंड है, और आवेश का कूलाम है। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा अपन आगे पढ़ते हैं मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर क्या होता है। ठीक है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। देखो मिली एम्पियर का मतलब होता है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा तब ये वर्ड वहां पे आता है मिली। बेटा मिली का मतलब होता है 10 की घात माइनस 3 एम्पियर। ठीक है,
मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है? 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर। और एक माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर इसका मतलब होता है बेटा 10 की घात माइनस का 6 एम्पियर। 10 की घात माइनस का कितने एम्पियर? 6 एम्पियर। ठीक है, तो मिली का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 3 एम्पियर और माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 6 एम्पियर होता है। ठीक है, ओके। तो विद्युत धारा समझ में आ गया? जल्दी से एक बार फिर से थम्स अप भेज दीजिए अगर विद्युत धारा क्लियर हो गया हो तो। ठीक है, विद्युत धारा समझ में आ गया। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? विद्युत विभव पढ़ने वाले हैं। जल्दी से अगर विद्युत धारा समझ में आ गया हो तो थम्स अप भेज दीजिए। बिल्कुल बेटा, चलो बहुत बढ़िया। आगे अपन पढ़ने वाले हैं, आगे अपन पढ़ रहे हैं विद्युत विभव। विद्युत, ये तो गलत लिख गया है, जल्दी से इसको सही कर लेता हूं। ओके, ठीक है। अपन पढ़ने वाले हैं बेटा विद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में? विद्युत विभव। विद्युत विभव जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको बोला जाता है, यानी कि विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? तो एकांक, यानी कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, अनंत मतलब कि इन्फिनाइट, इन्फिनिटी, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य, लाने में जो कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है बेटा, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभव कहलाता है। देखो, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश का मतलब है कि एक प्रोटॉन को, कितने कूलाम प्रोटॉन को? 1 कूलाम प्रोटॉन को अनंत से, अनंत मतलब इन्फिनाइट, कहीं पे भी हो वो, उसको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, यानी कि जो वर्क किया जाता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। इसका बेटा जो सिंबल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल होता है वो V होता है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है, यूनिट मतलब की मात्रक, वो होती है वोल्ट। क्या होती है बेटा? वोल्ट होती है। ठीक है, VOLT, वोल्ट। तो सिंबल भी है और ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट है। विद्युत, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, यानी कि विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर होता है बेटा V बराबर होता है W अपॉन में Q। W क्या है? W बराबर है अपना वर्क। W बराबर क्या है? W बराबर है अपना कार्य। और Q बराबर है अपना आवेश। Q बराबर क्या है? अपना आवेश है। ठीक है, W यहां पे अच्छे से W बना देता हूं, W तो उल्टा हो गया। ठीक है, तो V बराबर होता है बेटा W अपॉन में Q। W क्या है? कार्य है, और Q हमारा आवेश है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। V बराबर होता है बेटा W अपॉन में Q। एकदम सही। इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए, अच्छा, अब इसके बाद बेटा एक अगला टॉपिक आ जाता है, अगला टॉपिक आ जाता है। देखो, परिपथ में संकेत, परिपथ के संकेत के बारे में पढ़ लेते हैं। परिपथ, परिपथ के संकेत, जैसे कि घरों में, यानी कि सिंगल ऑफ सिंबल ऑफ, परिपथ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परिपथ को इंग्लिश में बोलेंगे सर्किट। ठीक है, यानी कि सिंबल ऑफ सर्किट, सिंबल ऑफ सर्किट। ठीक है, सिंबल ऑफ सर्किट पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो जैसे स्विच को, स्विच को ऐसे दिखाया जाता है, कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है स्विच को। ठीक है, ये क्या हो गया? स्विच। स्विच यानी कि हमारे यहाँ पे तो चटकनी बोलते हैं बेटा। सेल को ऐसे दिखाया जाता है, ये प्लस हो गया, ये छोटा वाला माइनस हो गया, ये अपना हो गया सेल। ठीक है,
बैटरी को ऐसे दिखाया जाता है, एक प्लस हो गया, फिर एक माइनस हो जाएगा, फिर एक बड़ा हो जाएगा, फिर एक छोटा हो जाएगा, तो ये बैटरी हो गई। ये क्या हो गई? बैटरी। बल्ब को कुछ ऐसा बना देते हैं, अब मुझे तो नहीं पता, ऐसा ही कुछ बना देते हैं, ये अपना बल्ब हो गया, ठीक है। प्रतिरोध को ऐसे बना देते हैं, ऊपर नीचे फिर ऐसे, ये अपना प्रतिरोध हो गया, ठीक है। ओके, तो ये सारे कुछ चिन्ह होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है, ठीक है। ओके, कुछ चिन्ह जब अपन कोई सर्किट वगैरह आता है तो वहां पे सारी चीजें यूज की जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार बता दूं। सर इनके नोट सेंड कर देना ताकि हम रिवीजन कर सकें। बिल्कुल, भूमिका खत्री पूछ रही है कि सर इसके नोट सेंड कर देना। 100% बेटा जो क्लास का पीपीटी है वो आपको मिल जाएगा, है ना। और एक क्लास हमारा यूट्यूब पर भी जाने वाला है, तो जो यूट्यूब पर बच्चे देख रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो वहां पे भी तुम्हें पीपीटी है वो मिल जाएगा, या फिर ओन स्टडी ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, तो उसके फ्री मटेरियल के सेक्शन में भी आपको इस क्लास का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, वहां से आप इसका पूरा रिवीजन है वो कर सकते हो। बाकी बैच वाले बच्चों को तो मिल ही जाएगा जो हमारे 20 डेज क्रैश कोर्स के बच्चे हैं। चलो आगे बढ़ते बेटा, अब पढ़ने वाले हैं अपन प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। प्रतिरोध, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं प्रतिरोध को। प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। आप रास्ते में जा रहे थे, आप रात में रास्ते में जा रहे थे, बीच में आपको कुत्ता आके परेशान करने लगा, कुत्ता आके क्या करने लगा बेटा? परेशान करने लगा, तो उस कुत्ते को बोला जाता है क्या? प्रतिरोध। वैसे ही विद्युत धारा अकेली एक दिन रात जा रही थी, रास्ते में कुछ चीजें उसको परेशान करने लगी, जिसको उसने क्या बोल दिया? प्रतिरोध बोल दिया, ठीक है। तो बेटा प्रतिरोध की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में, मार्ग में जो रुकावटें, जो रुकावटें, रुकावटें राइटिंग पे मत जाना, उत्पन्न होती हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा बेचारी सीधी सादी है, वो जब रास्ते में वो कहीं से जाती है तो उसके बीच में कुछ लोग उसको परेशान करने लगते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का जो सिंबल होता है, सिंबल मतलब कि चिन्ह, इसका बेटा जो सिंबल होता है वो कैपिटल आर होता है। इसकी जो एसआई मात्रक है यानी कि इसकी यूनिट है, इसकी जो यूनिट है वो ओम है। ओम नमः शिवाय वाला ओम नहीं, ओ एच एम वाला ओम, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे उनके नाम पे इसका रखा गया है ओम। और इसका बेटा फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है भी अपॉन में आई। आर बराबर क्या होता है? भी आई होता है, ठीक है। भी अपॉन में आई होता है, यानी कि विभव और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जो विभव है और जो धारा है उसके रेशियो को क्या कहेंगे? अनुपात को क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। राहुल चौहान बेटा पूरा बैच यूट्यूब पर नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही क्लास, आज की जो क्लास है वो मैं यूट्यूब पर डालूंगा, ताकि बच्चों को पता चल सके कि बैच में हम किस तरीके से प्रिपरेशन है वो करवाते हैं, ठीक है। और चलिए अब इसमें बेटा दो तीन चीजें और हैं, ठीक है। प्रतिरोध आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से एक बार थम्स अप सेंड कर दीजिए बेटा, जल्दी से थम्स अप आ जाना चाहिए, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इस बैच में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि अभी ये नया बैच है लेकिन सभी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत ही कम बच्चे होंगे जो लाइव क्लास नहीं देखते होंगे, ज्यादातर बच्चे लाइव सेशन में जुड़ते हैं। बाकी हमारे क्रैश कोर्स के जितने भी बच्चे हैं वो रिकॉर्डेड क्लास ज्यादा देखते हैं, लाइव में जुड़ना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं बेटा दो तीन चीजें हैं। पहला है अपना चालक, चालक, दूसरा है अपना कुचालक, और तीसरा है अपना अर्धचालक, ठीक है। चालक, कुचालक और अर्धचालक, इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वैसे बेसिक आइडिया तो आपको होगा। देखो चालक क्या, चालक क्या कहलाते हैं? जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं। चालक को बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्टर। जैसे बेटा बस में कंडक्टर होता है ना, उसका क्या काम होता है? सवारी को एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ना, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होते हैं बेटा? जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, जो, अब जो को हटा देता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित
होने देते हैं, होने देते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? चालक कहलाते हैं। विद्युत धारा को जो अपने में से प्रवाहित होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे कि बेटा क्या हो गया, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, जैसे कि चांदी, कॉपर और धातुएं, चांदी, कॉपर, लोहा, जितनी भी धातुएं हैं, ज्यादातर धातुएं कैसी होती हैं? विद्युत की चालक होती हैं। ठीक है, तो जो विद्युत को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं। सबसे अच्छा जो सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक क्या है बेटा? सबसे अच्छा, पेपर में क्वेश्चन आता है कभी कभी इससे, सबसे अच्छा जो सुचालक है वो क्या है? चांदी है। चांदी क्या है बेटा? सबसे अच्छी सुचालक है। ठीक है, अब देखो चांदी बहुत महंगी है, अगर आप घर में चांदी के तार डालोगे तो क्या पता रात में कोई चोर आए और वो आपकी चांदी के तार चुरा ले जाए, क्योंकि चांदी बहुत ज्यादा महंगी है। तो बेटा इसलिए घरों में कॉपर के तार यूज किए जाते हैं। कॉपर का मतलब तावा होता है, तावा थोड़ा सा सस्ता होता है ना, लेकिन वो भी अच्छा सुचालक होता है। चांदी के बाद दूसरे नंबर पे जो सुचालक आता है वो क्या है? कॉपर है। बिल्कुल, ठीक है, तो चांदी है। अब इसके बाद करें कुचालक की बात। कुचालक को बोलते हैं बेटा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ये क्या करते हैं बेटा? विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि रबर, लकड़ी, प्लास्टिक। ठीक है, देखो जब किसी को करंट लग जाता है तो अपन लकड़ी मारते हैं, लोहे की रॉड नहीं मारते, क्योंकि लोहे की रॉड मारेंगे ना तो अपन खुद चिपक जाएंगे। इसलिए लकड़ी मारी जाती है, क्योंकि लकड़ी कैसी होती है बेटा? कुचालक होती है, उसमें से करंट है वो फ्लो नहीं होता है। तो आपने बेटा चालक के बारे में पढ़ लिया, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चालक कहलाते हैं, जैसे कि चांदी, कॉपर। आपने कुचालक के बारे में पढ़ लिया, जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक कहलाते हैं, जैसे कि रबर, लकड़ी, प्लास्टिक। अब अपन पढ़ने वाले हैं अर्धचालक। अर्धचालक कैसे होते हैं? ये बेटा इन दोनों का मिक्सचर होते हैं। कैसे होते हैं? मिक्सचर। ये विद्युत धारा को प्रवाहित भी होने देते हैं और प्रवाहित नहीं भी होने देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेटा एक वर्ड होता है, इसके लिए एक वर्ड होता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर देखो, अगर इनको नॉर्मल छोड़ दो, एक अर्धचालक है, ये बेशरम है, अगर इनको तुम नॉर्मल, ये नॉर्मल रहेंगे और इनसे बोलेंगे कि यार विद्युत धारा को अपने में से जाने दो, तो ये बोलेंगे भाई साहब हम तो नहीं जाने दे रहे। ठीक है, ये मांगते हैं बेटा सुटाई। इनको अच्छा ताप, यानी इनको अच्छा गर्मी दोगे ना, अच्छा मारोगे, इनको मार मार के गर्म कर दोगे, है ना, तो ये बोलेंगे कि चलो जाने तो दो, विद्युत धारा को हमारे में से जाने दो। तो अगर ये सामान्य रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, तो ये तो कहेंगे कि नहीं भैया मैं तो नहीं जाने दे रहा, लेकिन जब इन पे अच्छी मार लगेगी ना तो ये अपने में से जाने देते हैं। ये कहलाते हैं अपने अर्धचालक। ठीक है, जो सामान्य ताप पर तो नॉर्मल रहते हैं, कुचालक के जैसे रहते हैं, लेकिन जब ताप बढ़ाते हैं तो ये क्या करते हैं? अपने में से विद्युत धारा को जाने देते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक बेटा इसके एग्जाम्पल होते हैं क्या? अर्धचालक होता है बेटा अपना सिलिकॉन, और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो मेटल हैं, धातुएं हैं, जिनको केमिस्ट्री की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। ये क्या होती है? अर्धचालक होती है। अर्धचालक सामान्य ताप पर अपने में से विद्युत धारा को नहीं जाने देते हैं, परंतु विशिष्ट जब ताप बढ़ाते हैं तो अपने में से जाने देते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जो बेटा सोलर सेल है वो किस धातु के बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। सोलर सेल किसके बनते हैं? सिलिकॉन के। यहां पे इंपॉर्टेंट लिख लो, सोलर सेल, इनको बनाया जाता है बेटा किससे? सिलिकॉन से। सिंबल होता है सिलिकॉन का SI। क्या होता है? SI होता है। ठीक है सर, इंग्लिश में ही बताइए बेटा। इसका जो क्लास का नोट्स है ना वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो ये आप जो डेफिनेशन वगैरह है ना, इनको आप आराम से इंग्लिश में लिख सकते हो। इंग्लिश में आपको नोट्स हैं वो आपके बैच में ही मिल जाएंगे, तो चिंता मत करो। यहाँ पे जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, चीजों को समझते जाओ। नोट्स आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, है ना, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, पूरा नोट्स आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। ओके, चलो जल्दी से थम्स अप भेज दो बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक चालक, कुचालक और अर्धचालक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
समय अपने पास थोड़ा सा कम है, जल्दी से 1 घंटे का समय और है और 1 घंटे में इस चैप्टर को खत्म करना है। ओके चलो बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध पर निर्भर करने वाले कारक। देखो मतलब इसका फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर डिपेंड्स ऑफ, डिपेंड एक वर्ड आएगा यहां पे, डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टेंस। देखो इसका मतलब है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो किस पर निर्भर करती हैं, प्रतिरोध पर। प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर है वो करता है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि विभव और धारा के अनुपात को प्रतिरोध है वो बोलते हैं। तो जो प्रतिरोध है ना, जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीजों पर डिपेंड है वो करता है। ठीक है, तो बेटा जो प्रतिरोध है सबसे पहले तो वो निर्भर करता है लंबाई पर। किस पर? लंबाई पर, लंबाई पर। ठीक है, देखो जो बेटा प्रतिरोध होता है ना आर, वो लंबाई के कैसे होता है? समानुपाती होता है। लंबाई के प्रतिरोध होता है समानुपाती। समानुपाती का मतलब अगर किसी चालक तार की आप लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लंबाई को बढ़ाया जाता है चालक तार के प्रतिरोध में भी वृद्धि होती रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लंबाई के समानुपाती होता है। यहां पे लिखेंगे प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध है वो भी बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज होती है दोस्तों क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। देखो जो प्रतिरोध होता है ना वो क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 के बटे में लिख देना, है ना। 1 के बटे में लिख देना क्या होता है बेटा? बिल्कुल, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अब अगर तुम इसका क्षेत्रफल बढ़ाओगे ना तो इसका जो प्रतिरोध है वो कैसा होगा? कम होगा, है ना। इसमें क्या होता है, अगर आप एल का मान बढ़ाओगे तो आर का मान भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें उल्टा होता है। अगर आप ए का मान बढ़ाओगे तो आर का मान कैसा होगा? कम होगा। या फिर आप आर का मान बढ़ाओगे तो ए का मान कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, मतलब ये कैसा होता है? प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वृत्त क्रमानुपाती होता है। वृत्त क्रमानुपाती, व्युत्त क्रमानुपाती। ठीक है, जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्त क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आप क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके अलावा बेटा थर्ड पॉइंट आ जाता है अपना ताप। क्या आ जाता है? ताप, यानी कि टेम्परेचर। तो जो प्रतिरोध है आर, वो तापमान के भी कैसा होता है बेटा? समानुपाती होता है। मतलब अगर आप किसी पदार्थ के तापमान को बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध भी कैसा होगा? बढ़ेगा। तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। ठीक है, और पदार्थ की प्रकृति पर एक पॉइंट इसमें रह गया है जिसको मैं यहां पे लिख देता हूं। कहां पे? यहां पे। चलो चलो अगले पेज में लिख लेते हैं। ठीक है, चौथा है पदार्थ की प्रकृति, यानी कि मैटर ऑफ, नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ की प्रकृति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, नेचर ऑफ मैटर। देखो पदार्थ की प्रकृति से क्या मतलब है? तो अलग अलग पदार्थ के लिए, अलग अलग पदार्थ के लिए प्रतिरोध का मान अलग होता है। अलग अलग पदार्थ के लिए प्रतिरोध अलग अलग होता है। कैसा होता है बेटा? अलग अलग। 250 की स्पीड में लिख रहा हूं, है ना, 250 की स्पीड में लिख रहा हूं। अगर वर्ड गलत हो जाए तो इसको इग्नोर करना। ठीक है, देखो
आप किसी की गली में कुछ अलग प्रकार के कुत्ते होते हैं, किसी की गली में जानलेवा कुत्ते होते हैं। तो गली गली की बात है बेटा कि उसमें कुत्ते आपको कैसे मिलेंगे। कहीं के कुत्ते बहुत शांत होते हैं बेचारे, उनकी गली से निकल भी जाओ तो भी वो नहीं भौंकते। कुछ गली के कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि वो जब तक काट नहीं लेंगे तब तक नहीं मानेंगे। उसी तरीके से बेटा ये प्रतिरोध है अलग अलग पदार्थ के लिए, यानी कि अलग अलग गली के लिए जो प्रतिरोध होगा वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग पदार्थ के लिए जो प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। चांदी के लिए कुछ होगा, तांबे के लिए कुछ होगा, लोहा के लिए कुछ होगा, और सिल्वर के लिए सिल्वर नहीं और कुछ निकेल, प्लेटिनम, गोल्ड, सबके लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो अभी क्विक रिवीजन करते हैं। अपन ने चार चीजें पढ़ी कि चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा अपन ने पढ़ा कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। और थर्ड होता है तापमान के समानुपाती होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। और चौथा पॉइंट ये है कि अलग अलग पदार्थ के लिए प्रतिरोध का मान है वो अलग अलग होता है। यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो जल्दी से एक बार थम्स अप है वो सेंड कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा। सर चश्मा लगा लीजिए, बिल्कुल प्लीज मेरा चश्मा ले आइए। मैम मुझे एक चश्मा दे दीजिए, बच्चे चश्मे की डिमांड कर रहे हैं। ओके, तो देखो अभी तो अपने पास एक चश्मा रखा हुआ है। अगर आप बोल रहे हो कि सर चश्मा लगा लो, तो अपने पास ये बाला चश्मा रखा हुआ है ना, सन ग्लास रखे हुए हैं। ओके, अब तो चश्मा लगा के ही आगे का पढ़ाऊंगा। चलो अब देखो जल्दी से बेटा अपन एक चीज पढ़ते हैं। देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के कैसे होता है बेटा, समानुपाती होता है। क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जल्दी से बताओ, पढ़ा था ना कि चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती। देखो अभी अभी अपन पढ़ते जा रहे हैं कि आर समानुपाती एल और आर समानुपाती 1/a। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या आ जाएगा, आर समानुपाती एल अपॉन में ए आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। चलो ए वाला निकाल देता हूं, बच्चे नहीं तो बोलेंगे कि सर काला चश्मा लगा के। तो नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आपका भौतिक विज्ञान का प्राध्यापक हूं और मैं आपको यहाँ पे विद्युत धारा का जो चैप्टर है वो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सो आर समानुपाती हो गया एल के और आर समानुपाती हो गया 1/a के। दोनों को जोड़ दिया बेटा, क्या आ गया, आर बराबर आ गया एल अपॉन में ए। ठीक है, अब देखो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निवर्ति भारतः, आगे मुझे आता नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, जब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा, यहाँ पे एक नीतांक आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एक नीतांक आएगा। जब भी ये चिन्ह को हटाते हैं वहां पे एक नीतांक आता है। यहाँ पे भी चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक नीतांक आएगा जिसको कुछ लोग पी बोलते हैं। ठीक है, जिसको जो गधे लोग हैं वो पी बोलते हैं और जो साइंटिस्ट लोग हैं वो इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रो। जब बच्चे रोते नहीं है तो बोलते हैं कि रो। ठीक है, तो जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटता है एक नीतांक आता है जिसको अपन रो बोलते हैं, ROH इसको लिखते हैं। लिखा इसको पी जाता है, पी लिखा जाता है, बोला इसको रो जाता है। ठीक है, कुछ भी चलता है यहाँ पे, मतलब कुछ भी। ठीक है, मतलब कुछ भी, बिल्कुल। तो आर बराबर होता है बेटा रो अपॉन में एल, रो एल अपॉन में ए। बेटा जो ये रो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं बेटा, इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता इन द इंग्लिश में इसको बोलते हैं, अच्छा प्रतिरोधकता, नो सॉरी, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता भी बोल देते हैं। पी जो ये रो है बेटा इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि स्पेशल रेजिस्टेंस, स्पेशल रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होता है बेटा, रो बराबर होता है अपना आर ए अपॉन में एल। आर ए अपॉन में एल क्या होता है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो जब नीतांक हटता है तो एक समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक नीतांक आएगा, जिस नीतांक को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, ओके। और विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में एक बात है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे मैं लिख देता हूं। विशिष्ट प्रतिरोध का मान, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेशल रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मान लंबाई
लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जैसे जो प्रतिरोध है, लंबाई बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। मतलब कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन बेटा जो अपना विशेष प्रतिरोध है ना, ये लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर है, वो नहीं करता है। विशेष प्रतिरोध का मान लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सर मेरा नाम ले लीजिए, अनुराग भिलाला। हाँ, अनुराग भिलाला बोल रहे हैं, सर मेरा नाम ले लीजिए। बेटा आपका नाम ले लिया है, और कुछ डिमांड तो नहीं है? ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो एक विशेष प्रतिरोध समझ में आ गया। जल्दी से थम्स अप भेज दो, बस थम्स अप भेजते जाना है अगर चीजें समझ में आती जा रही हो। ठीक है, जल्दी से बेटा थम्स अप भेज दीजिए अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा हो तो। बिल्कुल बेटा, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। बेटा ओन स्टडी फेमस ही इसलिए है, ओन स्टडी पर बच्चे विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा यहाँ पे सब कुछ मिलता है प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन, क्लास में क्वेश्चन, नोट्स, सब कुछ, ऑल थिंग्स। अच्छा, अब अपन पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? यानी ओम्स लॉ, ओम का नियम। ठीक है, ओम्स लॉ बोलते हैं इसको, बहुत बार पढ़ा होगा बेटा ओम्स लॉ। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लो। चलो, तो इस नियम के अनुसार चालक का विभव, चालक का विभव, अब देखो जो चालक है, कंडक्टर है, उसी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसी में विभव होगा। चालक का विभव विद्युत धारा के कैसा होता है? विद्युत धारा के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती, समानुपाती होता है। किसी भी चालक का जो विभव होता है वो विद्युत धारा के कैसे समानुपाती, वो कैसे होता है? समानुपाती होता है। भी समानुपाती आई। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा, भगवान कृष्ण महाभारत में बोल के गए हैं कि जब जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तब तक एक नियतांक है वो आएगा। तो यहाँ पे बेटा जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है आर, जिसको क्या बोलते हैं? नियतांक। क्या है नियतांक का मतलब? कांस्टेंट, जो हमेशा कैसा रहता है? निश्चित रहता है, उसका मान कभी भी नहीं बदलता। तो नियतांक आता है यहाँ पे आर, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, जिसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ओम का नियम क्या है? विभव है, किसी चालक का विभव धारा के समानुपाती होता है, यानी कि भी समानुपाती आई। कांस्टेंट, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट आएगा आर, मतलब कि भी बराबर होता है आर आई, और यहां से भी अपॉन में आई बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, आर को नीचे ले आओ, नहीं नहीं, आई को नीचे लेता हूं तो भी अपॉन में आई बराबर क्या हो गया? आर हो गया। इसी को बोलते हैं बेटा ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। ठीक है, अच्छा चलो, चलो बेटा बहुत बढ़िया। ठीक है, ओम का नियम, चालक का प्रतिरोध, चालक का विभव धारा की समानुपाती होता है, भी समानुपाती आई, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, भी बराबर आर आई आएगा, भी अपॉन में आई बराबर आर। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, इससे पहले वाले थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं बेटा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन अपन पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा प्रतिरोधों का दो प्रकार का संयोजन होता है। पहला होता है आपका श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। जल्दी बताऊंगा बेटा ये क्या संयोजन होते हैं, 10वीं में तो पहले पहले से पढ़ चुके हो, बाकी मैं भी बता दूंगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। दूसरा होता है बेटा समांतर क्रम। दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम, अच्छा इसको बोलते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसको बोलते हैं पैरेलल। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, मेरी कभी भी स्पेलिंग है वो गलत हो सकती है, क्योंकि
ओके चलो, तो ये दो प्रकार के संयोजन होते हैं बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन होता है और समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक है। ओके अच्छा, हाँ समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, जो भी आपको बोलना हो बेटा, समांतर या पार्श्व क्रम, इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी पार्श्व क्रम भी बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना है, पार्श्व क्रम, ठीक है। ओके, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बेटा अपन श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन, तो पहले नंबर पे आता है अपना श्रेणी क्रम, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम, ठीक है। अब देखो, जो मैंने तुम्हें बल्ब बैटरी बनाना सिखाया था ना, उसका यहाँ पे यूज होगा। जो बल्ब बैटरी बनाना भी मैंने तुम्हें सिखाया था ना, तब बच्चे बोल रहे होंगे कि क्या सर ये आप बल्ब बैटरी बनाना सिखा रहे हो, अब बेटा उसका यूज होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। अब मैंने एक दिन अपने घर में क्या किया, मैंने एक कुछ इस तरीके से एक सेल लिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया ऐसे, है ना, यहाँ पे बेटा ऐसे तीन प्रतिरोध लगा दिए, क्या लगा दिए, तीन प्रतिरोध लगा दिए। अरे ये अच्छा नहीं बना है, फिर से बनाता हूं। देखो, जब अपने पास इतना अच्छा कलर वाला पेन है तो चलो कलर से क्यों ना बनाए। ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। यहाँ पे बेटा मैंने ऐसे तीन प्रतिरोध लगाए, प्रतिरोध के लिए जगह छोड़ देता हूं, एक दो और ये तीन, ठीक है। ओके चलो, यहाँ पे ना एक स्विच लगा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, ये अपना स्विच लग गया। ओके, तीन प्रतिरोध लगा देता हूं, अच्छे नीले कलर के प्रतिरोध ज्यादा अच्छे रहेंगे। दिख रहा है ना नीला कलर, नीला कलर दिख रहा है, ये R1 है, ये R2 है और ये कैसा है, R3 है। ये प्लस माइनस हो गया, ये स्विच हो गया। चलो हाँ बिल्कुल एकदम आर बिल्कुल नीला कलर का प्रतिरोध है, अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलो अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इन तीनों प्रतिरोध को अपन ने आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है। ओके, तब तब यहां पे विभव क्या होगा, ए ऐसे तीन पॉइंट हैं, ए बी सी डी और ई एफ, ये ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। तब बेटा इस सिरे पर विभव क्या होगा, इसका मान लेते हैं जो R1 पे है, ठीक है। ए बी पॉइंट पर देखो, ए बी पॉइंट पर, ए बी पॉइंट पर बेटा जो विभव है वो V1 है, ठीक है, क्या है, V1 है। तो यहां से आ जाएगा अपना IR1, क्योंकि बेटा V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है अपना IR। इन दो बिंदुओं पर जो विभव होगा वो क्या होगा, V1 होगा, तो इसका भी इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अब देखो पॉइंट सी डी पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, सी डी पॉइंट पर, सी डी पॉइंट पर मान लो विभव V2 है, तो V2 बराबर हो जाएगा IR2, ठीक है। प्रतिरोध R2 है, विभव V2 है, तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा IR2। इसी तरीके से बेटा EF पॉइंट पर देखो, EF पॉइंट पर, पॉइंट EF पर, यहां पे बेटा V3 बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, यहां पे बेटा V3 बराबर हो जाएगा IR3, क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। विभव यहाँ का क्या है, यहाँ का V3 है, यहाँ का V2 है और यहाँ का V1 है। और धारा सब में समान रहेगी, धारा कैसी रहेगी, सब में समान रहेगी, धारा सब में कैसी रहेगी, समान रहेगी। ये तीन इक्वेशन है आ गई, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। धारा का मान है वो कैसा होता है, समान होता है। चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, धारा का मान समान होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में यहां काम आएगा, समान होता है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा। धारा का मान देखो सब जगह पे समान होगा, क्योंकि यहाँ पे बिंदु है, इसलिए विभव का मान है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। अब अपन को कुछ नहीं करना है, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को क्या कर देना बेटा, जोड़ देना है। तीनों इक्वेशन को जोड़ दो तो V1 प्लस का V2 प्लस का V3, अच्छा ऐसे मत जोड़ो, यहां से ना, यहां से जोड़ने का एक अच्छा तरीका है, क्या है, देखो एक काम करो,
इसको हटाओ। देखो इस परिपथ का जो टोटल विभव होगा V बराबर वो क्या होगा, V1 प्लस का V2 प्लस का V3 होगा। इस परिपथ का जो टोटल विभव है ना, टोटल पोटेंशियल है वो क्या है, V है। मान लो इस बैटरी का जो विभव है, पोटेंशियल है, वो कितना है, V है। तो टोटल विभव क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब ये जो छोटा छोटा विभव है इसको जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कुल विभव के बराबर हो जाएगा। V बराबर V1 का मान देखो, V1 का मान है IR1, ठीक है, V2 का मान है IR2 और V3 का मान है IR3। यहां से देखो इक्वेशन 1, 2 और 3 से अपन ने V1, V2 और V3 के मान है वो रख दिए हैं। देखो सब में आई दिया गया है, इसमें से आई अपन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा अपना R1 प्लस का R2 प्लस का R3। क्या बचेगा, R1 R2 R3, आई कॉमन ले लिया। इस आई को इसके बटे में लाएंगे तो V अपॉन में आई बराबर हो जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3। R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब देखो V अपॉन आई बराबर क्या होता है, यहां पे V अपॉन आई बराबर होता है बेटा अपना R, क्या होता है, R होता है। आई को बटे में ले आओगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन में आई बराबर R। मतलब इस V अपॉन आई की जगह पे अपन लिख सकते हैं R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है बेटा श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस का R3। इसी तरीके से आप प्रतिरोधों को बढ़ाते जाओगे तो उसका नंबर भी है वो भी कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। जल्दी से देख लो बेटा, थोड़ा सा बस समझ लो कि कैसे आया है। बाकी फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है, पूरा डेरिवेशन जो अपन ने पूरा निकाला है ना, इसको डेरिवेशन बोलते हैं। ये डेरिवेशन जरूरी नहीं है, ठीक है। और समझ में आ गया हो तो थम्स अप भेज दो। आगे बढ़ते हैं, समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन है वो पढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि न्यूमेरिकल भी करने हैं बेटा इसके बाद। बिल्कुल, तो बच्चों ने थम्स अप भेजना चालू कर दिया है। श्रेणी क्रम संयोजन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपन पढ़ने वाले समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है, ठीक है। तो एक दिन देखो, जब प्रतिरोधों को बिल्कुल समांतर जोड़ दिया जाता है तो वो पार्श्व क्रम संयोजन है वो कहलाता है। कौन सा क्रम कहलाता है, पार्श्व क्रम कहलाता है, इस तरीके से, ठीक है। ए माइनस, ये हो गया अपना R1, ये हो गया अपना R2 और ये हो गया अपना R3। R1 R2 और R3 ये क्या हो गया, पार्श्व क्रम संयोजन हो गया। मान लेते हैं पहले वाले प्रतिरोध में से I1 धारा जा रही है, दूसरे वाले में से I2 जा रही है और तीसरे वाले में से I3 जा रही है, ठीक है। जस्ट अ मिनट बेटा, 1 मिनट का थोड़ा सा ओके, ठीक है। जस्ट बेटा एक थोड़ा सा एक कॉल आ गया था। चलो बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो, तो ये पार्श्व क्रम संयोजन होता है बेला चाव रिंगटून। बिल्कुल बेटा, बेला चाव की रिंगटून डली हुई है, ओके। सो ये होता है बेटा पार्श्व क्रम संयोजन इस तरीके से। इसमें R1 से जो धारा जा रही है वो I1 है, R2 से जो जा रही है वो R2 से जा रही है वो I2 है, और R3 प्रतिरोध से जो धारा जा रही है वो I3 है, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें जो कुल धारा होगी I बराबर वो क्या होगी बेटा, I1 प्लस का I2 प्लस का
I3 होगी। इसमें से जो टोटल धारा जा रही है वो क्या है, टोटल धारा, कुल जो धारा है वो I है। तो कुल धारा क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस का I3, इन तीनों को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, कुल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहां पे देखो V बराबर हो जाएगा बेटा I1 और R1, या फिर ऐसे लिख लो, देखो आपको पता है बेटा V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा बेटा V अपॉन में R। ठीक है, V अपॉन में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहां पे देखो बेटा R1 से जो धारा जा रही है वो क्या होगी, वो होगी I1 बराबर होगा अपना V अपॉन में R1, क्या हो जाएगा, V अपॉन में R1 हो जाएगा। ये जो पहला प्रतिरोध है R1, इससे जो धारा जा रही है वो I1 जा रही है, तो इसको अपन जब ओम के नियम से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन में R1। इसी तरीके से बेटा जो I2 धारा जा रही है वो किससे जा रही है, जो I2 धारा जा रही है वो R2 से जा रही है। ठीक है, और जो I3 धारा जा रही है वो किससे जा रही है, जो R3 वाला प्रतिरोध है, I3 जो धारा जा रही है वो R3 वाले प्रतिरोध से जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से I1, I2 और I3 के आपको मान है वो निकाल लेने हैं। इन तीनों मानों को यहां पे रख दो, तो कैपिटल I बराबर हो जाएगा, I1 का मान क्या है, I1 का मान है बेटा V अपॉन में R1 प्लस I2 का मान क्या है, I2 का मान है बेटा V अपॉन में R2 और I3 का मान है वो है V अपॉन में R3। ऊपर सब में V कॉमन है तो I बराबर यहाँ पे V कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इस V को इसके बट्टे में ले जाएंगे तो I बट्टे में V बराबर में हो जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ये यहाँ पे गुणा में था, यहाँ पे बट्टे में चला गया। अब देखो आपने पढ़ा था बेटा कि V अपॉन में I बराबर होता है किसके, R के बराबर होता है। इसको उल्टा कर दो तो I अपॉन में V बराबर किसके हो जाएगा, 1 अपॉन में R के हो जाएगा, है ना। V अपॉन में I बराबर होता है R के, इसको अपन उल्टा कर देंगे, I को ऊपर ले जाएंगे, V को नीचे ले जाएंगे तो ये भी कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि I अपॉन में V बराबर होता है 1 अपॉन में R के। बस इस I अपॉन में V की जगह पे रख देंगे 1 अपॉन में R, इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। यही बेटा अपना फॉर्मूला होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन का। ये बेटा किसका फॉर्मूला होता है, समांतर क्रम या फिर पार्श्व क्रम संयोजन का। 1 अपॉन में R बराबर होता है 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ठीक है, जल्दी से थम्स अप हिट दो अगर समझ में आ गया हो। बहुत ही बेसिक सा है, कक्षा 10वीं में इतना रटा होगा, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत बार रटा होगा, फिर भी एक बार मैंने बता दिया है ना, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए थे वो पढ़ लें। चलो, सब जो पढ़ी हुई चीजें हैं इनमें तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, बस ऐसे समझ लो कि मैं आपका एक बार रिवीजन है वो करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं बेटा, रिवीजन। ओके, चलो आगे बढ़ने वाले अपन ने दोनों क्रम संयोजनों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, बिल्कुल बेटा। देखो अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत व्यय ऊर्जा। क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत व्यय ऊर्जा। विद्युत व्यय ऊर्जा पढ़ना इसलिए जरूरी है, इससे होना कुछ नहीं है, इससे सिर्फ पेपर में कुछ फॉर्मूला बनते हैं टॉपिक से और उन फॉर्मूले से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। तो विद्युत व्यय ऊर्जा होती है बेटा, देखो आपको एक बात पता होगी, जो कार्य होता है, ठीक है, कार्य है वो किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर। कार्य ही क्या है, एनर्जी है, वर्क इज एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्युत व्यय ऊर्जा है ये W कार्य के बराबर होती है, और ये होता है अपना VIT, किसके बराबर होता है दोस्तों, VIT के बराबर होता है, जहां पे V होता है अपना वोल्ट, I होता है अपनी धारा और T होता है अपना समय। जो विद्युत व्यय ऊर्जा है वो V बराबर क्या होती है, WIT होती है। ठीक है, क्या होती है, WIT होती है। और कभी कभी देखो अपन को पता है बेटा I बराबर क्या होता है, V अपॉन में R होता है, V अपॉन में R होता है, इसमें I का मान रख दो तो W बराबर हो जाता है अपना V, I की जगह पे रख देंगे V अपॉन में R और गुणा में हो जाएगा T, तो W बराबर हो जाता है अपना V स्क्वायर अपॉन में R और यहाँ पे T, V स्क्वायर T अपॉन में R, ये भी हो जाता है। जब बेटा इसके मैं आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा ना उसमें इन फॉर्मुलों का यूज होता है,
तो थोड़ा सा इन फॉर्मूलों को एक बार देख लेना, बाकी फॉर्मूले कुछ है नहीं। इसी तरीके से इस वाले इक्वेशन में अपन एक बार फिर से, अपन को पता है बेटा v बराबर आई आर होता है, तो v की जगह पे अपन आई आर रख देंगे तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। w बराबर हो जाएगा v की जगह पे रख देंगे आई आर, और यहाँ पे आई टी पहले से था, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, w बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी हो गया। और इस w को आप h भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, h। w को h भी लिख सकते हो, तो जहां जहां पे w लिखा है वहां पे h भी हो सकता है। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसमें बेटा, कुछ नहीं करना, ये दो तीन फॉर्मूले इनको रख लो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इन फॉर्मूलों की जरूरत है वो पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। कार्य बराबर होता है बेटा विभव, धारा और समय के गुणनफल के बराबर, WIT। ठीक है, दो तीन फॉर्मूले बेटा, सिर्फ इनको रटना है, समझना बिल्कुल भी नहीं है। इस फॉर्मूले को रट लो, इस फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले वो बन जाएंगे। ये वाला बस रट लो, W बराबर VIT, W बराबर VIT, यानी कि जो विद्युत व्यय ऊर्जा है वो क्या होती है, VIT के बराबर होती है। V यानी वोल्ट, I यानी धारा और T मतलब समय। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूले सिर्फ इसी से बना दिए। V का मान रख दोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, I का मान रख दोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, इस तरीके से किया है। बिल्कुल ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत शक्ति के बारे में। किसके बारे में, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं अपन, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, ओके। तो विद्युत शक्ति होता क्या है, ठीक है, देखो विद्युत शक्ति होता है बेटा, इसका जो सिंबल होता है वो होता है P, और इसका जो यूनिट होता है यानी कि मात्रक होता है वो होता है अपना वाट। क्या होता है, वाट। ठीक है, जो P होता है बेटा ये बराबर होता है अपना W अपॉन में T के, यानी कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। जो कार्य करने की दर है बेटा वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ठीक है, P बराबर होता है अपना W अपॉन में T। P बराबर क्या होता है, W अपॉन में T होता है। अभी अभी बेटा अपन पढ़ के आए थे कि V बराबर क्या, W बराबर क्या होता है, VIT होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जल्दी से बताओ। W बराबर क्या होता है, VIT होता है। इसमें बस तुम्हें W का मान रख दो, ये W का मान है तुम इसमें चिपका दो, तो W बराबर क्या हो जाएगा, VIT और बटे में भी T, T से T कट जाएगा तो आ जाएगा VI। मतलब कि बेटा एक इसका नया फॉर्मूला होता है, नया फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है आपका VI, यानी कि विद्युत धारा और विभव के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू में, नहीं पोटेंशियल इंटू में इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विभव गुणा में धारा इज इक्वल टू विद्युत शक्ति। ठीक है, ओके। P बराबर होता है VI, बस जब फॉर्मूला लगाएंगे, जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे ना तब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो तो ये टॉपिक अपना खत्म हो गया है ना। अब बाकी की इस चैप्टर में जो कमी रह गई है बेटा वो अपन एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो वहां से अपनी कमी है वो पूरी हो जाएगी। अब अगर आपको इस किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब बाकी की जो इस चैप्टर में कमी रह गई है वो बेटा अपनी कमी कहां से पूरी होगी, अब अपन जो एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आपको इस बैच में मिलने वाले हैं, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी आपका जो बैच में कंटेंट वाला फोल्डर है वहां पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको इन सारी चीजों के अच्छे अच्छे फॉर्मुले मिल जाए, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बिल्कुल सुपर 100 एग्जाम के जैसे। ठीक है, तो वहां से इस चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है वो हो जाएगा। जल्दी से मैं आपको थोड़े नए न्यूमेरिकल करा देता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन के अलावा, ताकि आपका इस चैप्टर का एक छोटा सा अच्छा बेस है वो बन जाए। पीपीटी जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूं और आपको इसके क्वेश्चन है वो करा देता हूं।
ठीक है, 1 मिनट का बेटा समय लगेगा। जब तक अगर आप पानी पीना चाहो तो पी सकते हो, क्योंकि काफी समय हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और बच्चों का मुंह भी सूख गया होगा। जल्दी से पी लो बेटा पानी। ठीक है, गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही है, तो पानी यानी पीते रहो। चलो, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं ताकि तुम्हारा भी मन है वो बहल जाए, तुम्हें भी अच्छा लगे कि यार मजा आ गया आज तो पढ़ के। ओके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बेटा, 30 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। सर आपका नेट कमजोर हो गया। बेटा मेरा नेट कमजोर नहीं हुआ है। अच्छा, पहला ही क्वेश्चन है और यहाँ पे एक घातें चढ़नी थी। एक घात है, ये क्या है बेटा? घात है। ठीक है, अच्छा, पहला दोस्तों क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश इसमें निहित आवेश के बराबर है। एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश कितने के बराबर होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो, एक कूलाम आवेश के बारे में बोला गया है। ठीक है, देखो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, क्यू बराबर होता है एन ई। क्यू का मान कितना है? 1 है। एन का मान तुम्हें निकालना है और ई का मान होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। यहां से बस तुम एन का मान निकाल लो, ये आ जाएगा। क्या बोला गया था? एक कूलाम आवेश इनमें निहित आवेश के बराबर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे फटाफट से आंसर आ जाएगा। एन का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देख लो, वहां पे जगह नहीं है और कौन झुके। एन बराबर हो जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर में हो गया एन। भाग कर दो, है ना? क्या कर दो? भाग कर दो। अब भाग कैसे करना है तो देखो, यहाँ की देखो, इसको ऐसे लिख दो एक, इसको ऐसे 10 बना दो, एक जीरो से और बढ़ा दो तो हो गया 10, और यहाँ पे आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो ऊपर 10 लिखा है तो नीचे भी 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा तो वापस से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर मैंने 10 लिखा तो एक नीचे भी 10 कर दिया, ताकि 10 से 10 कट जाए, आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए, है ना? ओके, 1.6 का 10 में भाग कर दो। ठीक है, 1.6 का 10 में भाग कर दो तो आ जाएगा बेटा 6.25। और नीचे क्या बचा? नीचे बचा 10⁻⁻19 और इसकी घात है 1। ये दोनों घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। अब एक मैथ का फॉर्मूला चिपका देता हूं यहाँ पे जल्दी से। देखो, एक घातें कैसे जुड़ गई? तो ये होता है बेटा ए की पावर एम गुणा में ए की पावर एन, तो दोनों घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। दोनों घातें कैसे होती है बेटा? जुड़ जाती हैं इस तरीके से। तो 10⁻⁻19 था और यहाँ पे 10 की घात कुछ नहीं था, मतलब जिसका कुछ नहीं उसका कौन? ऊपर वाला की बात नहीं कर रहा हूं बेटा मैं, एक की बात कर रहा हूं, उसका कौन? एक। तो दोनों घातें जुड़ गई, माइनस का 19 और प्लस का 1, कितना हो गया? ये हो गया 6.25 और बटे में आ गया 10⁻18। ठीक है, अब देखो ये माइनस की घात 18, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। फिर से एक मैथ का फॉर्मूला चिपकाता हूं, तो 1/m बराबर 1/, में माइनस का m बराबर होता है बेटा 1/m। अगर माइनस का है इसको ऊपर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस 10⁻18 को ऊपर ले जाओ, आंसर आएगा 6.25 गुणे 10⁻18, और ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है, या इलेक्ट्रॉन, जो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एन निकाल रहे हैं तो एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो एक कूलाम आवेश में बेटा जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन दिया गया है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। जल्दी बता दो बेटा अगर समझ में आ गया हो तो, है ना? जल्दी बता दीजिएगा अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो, क्योंकि चलो, अच्छा एक बार और समझा दो। बिल्कुल बेटा, बस थोड़ा सा ना, एक थोड़ा सा पानी पी लो, यार प्यास लगाई है। प्लीज गिव मी अ वाटर। बेटा एक गिलास पानी पी लूं, आप भी पी लीजिए, मैं भी पीता हूं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, है ना? इतना कठिन क्वेश्चन नहीं था, एक बार में आ जाएगा, अभी आ जाएगा।
बस 1 मिनट का बेटा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पानी पी लूं, देन उसके बाद फिर अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेटा आ रहा है पानी, आप भी पी लीजिए थोड़ा सा बस। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि पानी बड़ी दूर से आता है। चलो बेटा। हाँ बेटा, गर्मी तो देखो बहुत है। बिल्कुल। चलो देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अगले पेज पे चलते हैं। देखो बेटा, बोला गया था कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में निहित इलेक्ट्रॉन, देखो क्या बोला गया था, एक कूलाम आवेश इसमें निहित आवेश के बराबर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? एक कूलाम आवेश। जो 1 कूलाम आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, ये बोला गया था। अपन को बेटा फॉर्मूला पता है, क्यू बराबर क्या होता है? एन ई होता है, क्यू बराबर एन ई, ठीक है। ओके, एक कूलाम आवेश है मतलब क्यू का मान कितना है? एक है, एन ई। इलेक्ट्रॉन पर बेटा कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। Q बराबर एन ई, फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, एन बराबर कितना होता है। एन बराबर आ जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर में एन। जो ये पूरा था ना, इसको लेगा एक के बट्टे में। किसके बट्टे में? एक के बट्टे में। इसको 1.6 का एक के साथ भाग करेंगे, है ना। 1.6 का एक के साथ क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो आएगा 0.625 बटे में 10⁻⁻19। अब अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता है तो तुम यहां पे ऐसे करके देख लो। 1.6 जीरो लगा, यहाँ पे 10 हो गया, 6 बार गया तो हो गया 36, 6 कम 6 6 3 9, 4 बचा, जीरो लगाया, कितने बार गया? 2 बार गया, 32 आया, 8 जीरो लगाया, 16 पंचे 80। लो, आ गया ना समझ में कि 1.6 का अगर तुम एक में भाग करोगे तो क्या मिलेगा? 0.625 बटे में 10⁻⁻19 मिलेगा। इसको ऊपर ले जाओ, है ना, एक घात माइनस की, इसको ऊपर ले गए तो किसकी होगी? प्लस की। हो गया 0.625 इंटू 10 अब देखो माइनस का 19 था तो किसका हो गया बेटा? प्लस का हो गया, है ना, ऊपर ले गए तो प्लस का हो गया। अब ऐसे जीरो के बटे में लिखा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे बेटा? एक इसकी घात को कम कर देंगे और 10 से गुणा कर देंगे, है ना। 10 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया, तो इसकी एक घात है वो कम हो जाएगी, तो गया 6.25 इंटू 10⁻18। लो, ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बता दो बेटा अगर समझ में आ गया हो तो, है ना, जल्दी। इसके बाद और भी क्वेश्चन करने हैं। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, बस इसमें इसका भाग करना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का तुम एक में भाग कर दो, मोबाइल से तुम भाग कर दो, मैं कुछ नहीं जानता, तुम मोबाइल से करके देख लो, ये तुम्हें ना मिले तो बताना। तुम्हें बस थोड़ा सा ये भाग करना समझ में नहीं आया कि 19 घात थी कहां से आ गई, कैसे माइनस प्लस की हो गई, कैसे कम हो गई, है ना, यही बात है ना। बिल्कुल, मुझे पता है। तो तुम्हें भाग आग करना सीख लो, आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते बेटा, क्योंकि ज्यादा समय देंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, यदि एक इकाई धनात्मक आवेश Q को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो इस बिंदु पर विद्युत विभव क्षमता इस प्रकार दी जाती है। देखो बेटा, अपन को पता है V बराबर क्या होता है? W अपॉन में Q होता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है? V बराबर होता है W अपॉन में Q, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा W अपॉन में Q।
राइट। बिल्कुल। देखो, जैसे ही मैं आंसर टिक करूं, अगर समझ में आ जाए तो थम्स अप भेज देना, ताकि अपन जल्दी से सारे क्वेश्चन है वो खत्म कर सकें, है ना, जल्दी से सारे कर सकें बेटा। अपन को 30 क्वेश्चन करने हैं, समय की बहुत ही कमी है अपने पास। चलो जल्दी से थम्स अप भेज दिया करो। बिल्कुल। ओके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? वोल्ट मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम होता है। वॉट, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कैसा है बेटा, सही है? ठीक है, इनमें से बेटा कौन सा क्वेश्चन है वो कैसा है, सही है? देखो, इसमें बेटा जो आंसर है, पहली बात तो आंसर इसका पता है क्या? देखो, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बी, इसका सी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है, सॉरी सी ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा होता है, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो बहुत ही अधिक होता है। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। तो बेटा इसके ये दोनों ही ऑप्शन बी और सी कैसे हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है, पीला कलर ले लेता हूं, पीला कलर अच्छा लगेगा। ओके, तो बेटा इसका जो बी ऑप्शन है और जो सी ऑप्शन है, दोनों ही सही हो जाएंगे। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, और वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में है वो जोड़ा जाता है। चलो, अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो एम्पियर को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एक माइक्रो एम्पियर को बेटा मैंने बताया था 10⁻³ होता है अपना क्या, माइक्रो एम्पियर, है ना। माइक्रो एम्पियर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर। तो ये जो दिया गया है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻³ है ना, कितना होता है, 10⁻³ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल गलत है बेटा, माइक्रो बोला गया है, मिली नहीं बोला गया है, ठीक है। माइक्रो बोला गया बेटा, माइक्रो 10⁻⁶ होता है। कितना होता है, 10⁻⁶ एम्पियर होता है। एक गलतियां मत किया करो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, ठीक है। मिली का मतलब होता है बेटा 10⁻⁻3। देखो बच्चे थम्स अप भी भेजते हैं, गलत बात है बेटा, ऐसा मत किया करो। बिल्कुल, देखो कुछ बच्चे तो सही बोलते हैं, है ना। तो ये थम्स अप वाले थोड़ा सा समझ जाए, है ना। मिली, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, मिली का मतलब बेटा कितना, 10⁻⁻3। तो मिली माइक्रो में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 10⁻⁶, यहाँ पे -6 आना था, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभव अंतर दुगना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा प्रवाहित हो जाती है। देखो, जो विभवांतर अगर ज्यादा कर दिया, भी समानुपाती किसके होता है, आई के होता है। जो विभव होता है वो किसके समानुपाती होता है बेटा, धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो अगर तुमने विभव को कितना कर दिया, दुगना कर दिया, यानी कि विभव हो गया 2v, तो धारा भी कैसे हो जाएगी बेटा, 2i हो जाएगी, है ना। अगर तुमने विभव को दुगना कर दिया तो धारा भी कैसे हो जाएगी, डबल हो जाएगी, दोहरा। जल्दी से बताओ, ठीक है। विभव को डबल करोगे तो धारा भी कैसी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ओके, 12 वोल्ट की बैटरी पर कार्य करने वाला एक बल्ब 0.5 एम्पियर धारा खींचता है, बल्ब का प्रतिरोध है। अरे ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है बेटा, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन दूंगा ना मैं तुम्हें, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में तुम्हें बैच में क्वेश्चन मिलेंगे, असली क्वेश्चन तो वो है। ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन, अगर ये समझ में नहीं आया ना तो बहुत पिटाई होने वाली है, ठीक है। ये तो सिर्फ आपका बेस अच्छा बन जाए, थोड़ा सा आपको बच्चों वाली छोटा बड़ा आने वाले लगे, एबीसीडी आने लगे विद्युत धारा चैप्टर का, उसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन सुपर 100 में आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, ये सिर्फ बेस बनाने के लिए है। क्वेश्चन आएंगे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से, ठीक है। देखो, वोल्ट विभव दिया गया है तुम्हें 12 वोल्ट,
धारा का मान है बेटा 0.5 एम्पियर, प्रतिरोध तुम्हें बताना है, तो बेटा V बराबर होता है आई आर, V का मान रख देंगे 12, I का मान है 0.5 गुणा में R, R बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 बटे में 0.5 इक्वल टू R, भाग कर देंगे 0.5 का 12 के साथ, ठीक है। इसको 120 कर दो तो नीचे 5 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो इसको 0.5 था, इसका एक पॉइंट हटाने के लिए अपन ने ऊपर क्या कर दिया 120 कर दिया। 120 में 5 का भाग कर दो, 5 दूनी 10 बच्चा 4, 5 चौको 20, 24, 24 ओम क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बता दो 24 ओम क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, आ गया? जल्दी बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए हो? बिल्कुल बेटा, चलो बहुत बढ़िया। विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, करंट बन जाएगा। अगर विभवांतर को अपन ने क्या कर दिया स्थिर कर दिया, और परिपथ का जो प्रतिरोध है, परिपथ का जो प्रतिरोध है उसको कैसा कर दिया बेटा, उसको कर दिया है अपन ने परिपथ के प्रतिरोध को कर दिया है अपन ने कैसा आधा। देखो जो बेटा आर होता है वो 1 में किसके होता है आई के, है ना, 1 में आई के होता है, मतलब कि अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा का मान कम होगा, अगर धारा का मान अधिक होगा तो प्रतिरोध कैसा होगा दुगना होगा। अगर अपन ने क्या कर दिया बेटा प्रतिरोध को आधा कर दिया, प्रतिरोध को आधा करना है मतलब कि ऐसे, ये ऐसे लिखा हुआ है, प्रतिरोध को आधा करना मतलब इसमें धारा, इसमें 2 से क्या करना है भाग करना है, 2 से भाग कर दो तो हो जाएगा R2, R बटे में 2, और ये हो जाएगा 1 बटे में 2i। देखो अपन ने प्रतिरोध को आधा किया, आधा कैसे किया 2 से भाग देकर किया, 2 से भाग देकर किया तो धारा का मान कैसा हो गया 2i हो गया, 2i का मतलब होता है बेटा दुगना, कैसा होता है दुगना होता है, यानी कि डबल क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, प्रतिरोध को आधा करेंगे तो धारा का मान कैसा हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, बस इसको याद रखो, ये समानुपाती जो मैंने लगाया हुआ है ना, अगर नीचे लिखा है तो मतलब ये उल्टा है, एक के मान को बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा, अगर सामने सामने लिखा है मतलब कि दोनों को बढ़ाओगे तो दोनों के मान है वो कैसे होंगे बढ़ेंगे, ठीक है। दोहरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो चलो आगे बढ़ते बेटा, अगला है यदि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाता है, देखो इसको कर दिया बेटा दुगना, अब इसको दुगना करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से, ऐसे दिया गया है R बराबर 1 में a, 2 से गुणा कर दो तो हो जाएगा R बटे में 2 बराबर में 1 बटे में 2a। अनुप्रस्थ के काट के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब कि a, इसको दोगुना कर दिया तो प्रतिरोध कैसा हो गया बेटा R बटे में 2 हो गया, मतलब कि आधा हो गया, प्रतिरोध कैसा हो गया आधा, ठीक है। क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा आधा हो जाएगा, क्लियर? जल्दी बताओ, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे बेटा, इसलिए ताकि आपका इससे जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होगा कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। इसको अपन ने क्षेत्रफल को दुगना किया तो प्रतिरोध कैसा हो गया आधा हो गया। चलो बेटा, किसी पदार्थ का प्रतिरोध उच्च है, इनमें से किस पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो उच्च है, कॉपर का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का और नाइक्रोम का। देखो सबसे कम प्रतिरोध होता है किसका चांदी का, सबसे कम प्रतिरोध, लेकिन यहां पे तो सबसे उच्च की बात की गई है, सबसे उच्च होता बेटा नाइक्रोम का, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होता है वो नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम का बेटा जो यूज है वो किसके लिए होता है हीटर के तार बनाने के लिए, हीटर के तार, जो घरों में हीटर लगा रहता है ना जिससे तुम आग सेकते हो, उसके जो तार होते हैं वो किसके होते हैं नाइक्रोम के होते हैं। सबसे उच्च प्रतिरोध बताना था, नाइक्रोम का होता है, नाइक्रोम, कॉपर ओपर जो लिखेगा वो पिटेगा, कॉपर लिखोगे तो पिटोगे, है ना। नाइक्रोम, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध सीधे उसके समानुपाती होता है, जो चालक का समानुपाती है वो किसके बराबर होता है बेटा लंबाई के, है ना, आर समानुपाती एल, देखो ये पढ़ा था ना, आर समानुपाती किसके होता है एल के होता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के कैसा होता है समानुपाती होता है, अरे बच्चों वाला था,
हटाओ इसको। चांदी धातु की प्रतिरोधकता होती है, जो चांदी की धातु इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? जल्दी से बता दो बेटा। बिल्कुल, चांदी की धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वो 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम होती है। कितनी होती है बेटा? इतनी होती है, रट लो थोड़ा सा, क्योंकि चांदी ना थोड़ा सा अच्छा होता है, चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है, इसलिए कभी कभी इसका क्वेश्चन है वो आ जाता है ना, इसको रट लेना। अब इसको तो रटना ही पड़ेगा। चलो, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक क्या होता है बेटा? बुध, मरकरी, मरकरी यानी पारा होता है, बुध तो ग्रह ग्रह है, पारा, निकल, जर्मेनियम और डायमंड। तो बेटा जो अर्धचालक होता है वो जर्मेनियम होता है, इसका एक दोस्त और है, वो कौन है? सिलिकॉन है। ठीक है, तो ये दो अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जब किसी तार का व्यास दुगना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाता है। व्यास, देखो उसका व्यास अगर दुगना करोगे तो उसका क्षेत्रफल भी कैसा होगा? बढ़ेगा। जब अपन उसका व्यास दुगना करते हैं तो उसका क्षेत्रफल कैसा होता है बेटा? बढ़ता है। और क्षेत्रफल अगर दुगना हो जाएगा, देखो और ऐसे होता है, अगर ये क्षेत्रफल दुगना हो गया तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। प्रतिरोध कैसा हो जाएगा बेटा? आधा हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई है किसमें? अच्छा देखो, यहां पे ना व्यास को दुगना किया जा रहा है। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा व्यास को कैसा किया जा रहा है? दुगना किया जा रहा है। एक मिनट। देखो, व्यास को अगर दुगना करोगे ना, है ना, व्यास को कैसा करेंगे? दुगना कर दिया जाएगा, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसका जो प्रतिरोध है आई थिंक वो 1/2 ही होगा, है ना। थोड़ा सा बेटा इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि जो हमारे पास हमने इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसमें इसका 1/4 लिखा हुआ है ना। थोड़ा सा इसमें डाउट है, मैं इसको एक बार क्लियर करूंगा। अभी बेटा फटाफट क्लास है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, तो अभी मैं इसको यहीं पे कर सकता हूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा, इसलिए अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री का तापन तैयार करने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत इस्त्री जो कि इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, उसका तापन नियंत्रित करने के लिए किस धातु का उपयोग है वो किया जाता है? जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर। बिल्कुल, नाइक्रोम का यूज किया जाता है, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसलिए कैसा होता है? गर्म होता है। गर्म होता है बेटा विद्युत इस्त्री में, है ना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नाइक्रोम का यूज किया जाता है ताकि ये कैसा हो? गर्म हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? इनमें से ऐसी कौन सी विद्युत अधातु है जो विद्युत की कैसी है? सुचालक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर निब रहती है ना, जो पेंसिल में लगा रहता है वो ग्रेफाइट होता है, और ये ग्रेफाइट ही इसका करेक्ट आंसर है। ग्रेफाइट कैसा है बेटा? ये अधातु है, कार्बन का अपन रूप है, लेकिन ये कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का ये बेटा कैसा होता है? सुचालक होता है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। ठीक है, प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा का जो पहले जिन्होंने अध्ययन किया था, उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? बिल्कुल बेटा, जूल, है ना। इसको ऐसे याद करो, जूल का तापन नियम, जूल का तापन, अरे वही साहब, जूल का तापन नियम पता होगा क्या होता है, नहीं पता है तो बताऊंगा। चलो, तो जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। बल्ब के फिलामेंट के रूप में किए जाने वाले टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। जो टंगस्टन है बेटा उसका गलनांक है वो कितना होता है? बिल्कुल बेटा 3380 होता है, 3000। टी ऑप्शन बेटा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सारी चीजें रटने वाली हैं, इनको तो रटना ही होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रृंखला में एक साथ जोड़ा जाता है और फिर 40 ओम अवरोधक के समांतर रखा जाता है तो इस संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध है। इनको एक साथ जोड़ा गया है। ठीक है, इनको कैसे जोड़ा गया है? एक साथ जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18 है, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो 40 40 40 1640। चलो, तो बताना है बेटा कि इसका जो टोटल प्रतिरोध है वो कितना होगा।
तो देखो, इनको जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, मतलब इस तरीके से कुछ एक प्रतिरोध है, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं और यहाँ पे जोड़ा गया है बेटा 40 ओम का एक प्रतिरोध, इस तरीके से, ठीक है। ओके, ये है बेटा 10 का और ये 30 का और ये 40 का। इसका टोटल प्रतिरोध बताना है कि कितना है। तो ये श्रेणी क्रम में है, इसका जो प्रतिरोध होगा आर बराबर वो होगा बेटा अपना 10 प्लस का 30, यानी कि हो जाएगा अपना कितना, इस पूरे को मान लो R1, तो ये हो जाएगा अपना 10 प्लस का 30 यानी कि 40। R1 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। और इसको मान लो R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर ये अपना 40 है। अब इन दोनों का टोटल बताना है। देखो ये दोनों कैसे समांतर क्रम में है, तो 1 में R बराबर हो जाएगा 1 में 40 प्लस 1 में 40, ये आ जाएगा अपना 2/40 यानी कि 1/20, ठीक है। 1 में R बराबर क्या आ गया, 1/20 आ गया। इसको उल्टा कर देंगे तो R बराबर आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा, R बराबर 20 आ जाएगा। अब इसको तो मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया है, समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है ना। देखो ये श्रेणी क्रम में जुड़े थे बेटा, तो इसका टोटल प्रतिरोध क्या होगा, इसका टोटल प्रतिरोध होगा R1 बराबर इन दोनों का जोड़, है ना। श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में 1/R होता है ना। तो यहाँ पे अपन ने समांतर में निकाला है, यहाँ पे ऊपर श्रेणी में निकाला है। चलो तो बेटा इस क्लास में 18 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी के देखो इसमें ना अभी 12 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो इन 12 क्वेश्चन को आप लोग अपने घर में कर सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, या इनको मैं किसी और क्लास में करा दूंगा, इनको मैं किसी और क्लास में करा दूंगा, फिर भी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग 2 किलोवाट है, विद्युत ऊर्जा की लागत 4 वाट प्रति है, 3 घंटे तक हीटर का उपयोग करने के लिए लागत क्या है। देखो रेटिंग क्या है बेटा, 2 किलोवाट है और लागत क्या है, 4 रुपए प्रति है। तो 2 गुणा में 3 गुणा में 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, आई थिंक इसका 24 रुपए है, वो आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 24। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 है, ठीक है। बिल्कुल बेटा 24 रुपए इसका आंसर हो गया। देखो 2 घंटा 2 किलोवाट की उसकी रेटिंग है, 3 घंटे चलाना है और 1 घंटे चलाने का जो खर्चा है वो 4 रुपए है, तीनों का गुणा कर दो 24 आंसर आ गया, ठीक है। ओके 24 रुपए। लेकिन बेटा मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, बच्चे बोल रहे हैं कि सर अभी करा दीजिए, अभी तो करा रहा हूं लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी कराना पड़ेगा, क्योंकि बेटा हमारी 7:15 से बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम की क्लास होती है ना, क्रैश कोर्स एंड सिलेक्शन बैच में। तो इस वजह से बेटा इस क्लास को थोड़ा सा एंड करना पड़ रहा है, बाकी देख लो, है ना, बहुत सिंपल से। चलो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई है वो क्या है, बहुत ही देखो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल बच्चों वाले। ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई है वो किलोवाट घंटा है, केडब्ल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है, KWH। ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई है वो क्या है, KWH है, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। यदि किसी निश्चित प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति हो जाती है। विद्युत शक्ति बेटा कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 21 का भी क्या है, देखो विभवांतर को आधा कर रहे हैं, P बराबर क्या होता है बेटा, VI होता है। चलो एक मिनट, मैं इसमें ना सबसे पीछे से क्वेश्चन कराता हूं, पीछे से क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, बायोइलेक्ट्रिक धारा जो फ्यूज को पिघलाए बिना उसके माध्यम से प्रवाहित है कहलाती है, स्टैंडिंग कहलाती है, रेटिंग कहलाती है, फ्यूज करंट कहलाती है और मैक्स करंट कहलाती है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, पीछे से करा रहा हूं, ठीक है। तो बेटा वो कहलाती है रेटिंग, जो अधिकतम धारा होती है वो क्या कहलाती है, रेटिंग कहलाती है। जो फ्यूज को खराब नहीं करती उसको क्या बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन रह गए बेटा, इसका रात में आपको पीपीटी है वो मिल जाएगा, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बाकी क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल, लव यू। मिलते हैं कल फिर किसी और नए चैप्टर के साथ, और उस चैप्टर को एक दिन में ही पूरा खत्म करेंगे। तो आज रात तक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो क्लास के क्वेश्चन है, क्लास के नोट्स है, वो आपके बैच में मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना, जब सारी क्लासेस एंड हो जाएंगे उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।